एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर हिंदी विषय का, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2021-22 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 3, जो कि इस प्रकार से है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 3 में आप देख सकते हैं दो गद्यांश दिए गए हैं, 3 का और 3 का अथवा, और गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। दोनों गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कुल 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं वहाँ आपको कितने नंबर मिलते हैं, 6 नंबर मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 का जो अथवा वाला गद्यांश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस गद्यांश के नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे यदि ये गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने इस पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 2 तक, यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर है। इससे रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को भी देख लें, ताकि आपका जो ये मॉडल पेपर है संपूर्ण हल सहित कवर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो 3 का अथवा गद्यांश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप इस प्रश्न का उत्तर? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा, और अथवा का कौन सा? फर्स्ट, यानी पहला। यहाँ पर आप देख लीजिए अथवा का पहला, इस तरीके से आपको डालना है। और यहाँ पर भी आप लिख देंगे। और हेडिंग क्या रहेगी? संदर्भ। हेडिंग क्या रहेगी? संदर्भ। संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आप ध्यान देंगे संदर्भ लिखते समय कि यहाँ पर मैंने जितना भी हाईलाइट किया है, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी हाईलाइट है, और के गद्य खंड भी हाईलाइट किया है मैंने, और अजंता शीर्षक पाठ का नाम भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, और तथा लेखक का नाम भी हाईलाइट कर दिया है। आप इनको क्या करेंगे? यदि इस पाठ का गद्यांश आता है तो आप जब भी लिखेंगे सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। और जो हाईलाइट पोर्शन है इसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, और आपको हाईलाइट नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा में अथवा अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा जो हो रही है उसमें आपको हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ मैंने इसलिए हाईलाइट किया है ताकि आप इन्हें ब्लैक पेन से लिखें। चलिए गद्यांश का अगला जो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आप देख लीजिए दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और गद्यांश में आप देख सकते हैं पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस उठी। इतना अंश जो है रेखांकित है और इसी की आपको व्याख्या करनी है। तो क्या हो जाएगी इस रेखांकित अंश की व्याख्या? सबसे पहले इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा। प्रश्नोत्तर नंबर क्या डालेंगे आप? यहाँ पर 3 का अथवा आपको डालना है, 3 का अथवा, 3 का
अथवा, और हेडिंग क्या रहेगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग पड़ेगी और क्या हो जाएगी व्याख्या, पहले पहाड़ों को काटकर उसे खोखला कर दिया गया। पहले पहाड़ों को काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसे भवन का रूप दे दिया गया। फिर उसे कैसा रूप दे दिया गया, भवन का रूप दे दिया गया। दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए। दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर ऐसे चित्र बनाए गए हैं, ऐसा लग रहा है मानो वो सजीव हों, यानी उनमें प्राण हों। तो इस तरीके से आप इसकी व्याख्या भी कर लेंगे। और गद्यांश का जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो है उत्तर आप कैसे लिखेंगे, और मैंने आपको बता दिया है कि प्रत्येक प्रश्न, यानी ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश आधारित, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और कुल आपको यहां से 6 नंबर मिल जाते हैं। आपका संदर्भ सही होना चाहिए। संदर्भ आप गलत करेंगे तो शेष 2 प्रश्न भी गलत माने जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, संदर्भ आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपने जो संदर्भ लिखा है बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा, और कौन सा, तीसरा। यहां पर 3 नंबर भी आपको डाल देना है। तीसरा जो कि सा नंबर है, आप देख सकते हैं यहां पर तीसरे को पेपर में कहीं कहीं आ बा शा लिखा होगा। पेपर में ज्यादातर आ बा शा लिखा होता है, तो आप आ बा अथवा सा लिखेंगे। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर नहीं लिखेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो पेपर में जैसे आ लिखा है या बा लिखा है या सा लिखा है, तो सेम वही आप प्रश्नोत्तर के रूप में लिखिएगा। और यहां पर उत्तर हो जाएगा, पहले पहाड़ काटकर खोखले किए गए। पहले पहाड़ काटकर क्या किया गया, खोखला बना दिया गया। अंदर भवन बनाए गए, पहाड़ के अंदर क्या बनाए गए, भवन बनाए गए। दीवार एवं छतें रगड़ कर चिकनी बनाई गई। फिर उन पर अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए। फिर उन पर अनेक प्रकार के क्या बनाए गए, चित्र बनाए गए। और अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, निम्नलिखित, जो कि चौथे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 2 पद्यांश दिए गए हैं, और दोनों पद्यांशों में से आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है और काव्यगत सौंदर्य लिखना है, जिसके लिए आपको यहां से भी 6 नंबर मिल जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा जो 4 का ये पद्यांश है, आप देख सकते हैं 4 का पद्यांश, इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो पद्यांश क्या है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। कैसे लिखेंगे इसका संदर्भ, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 4 का। यदि आप 4 का जो है पद्यांश, उसका यदि आप हल कर रहे हैं या उसका संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिख रहे हैं, तब आप 4 डालेंगे। तो आप जो है पद्यांश के प्रथम के शब्दों को, यानी शुरुआती शब्दों को, इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 का इधर भी आपको डाल देना है। और शुरुआती शब्द यहां पर आप देख सकते हैं, शुरुआती शब्द क्या है, निर्भय स्वागत, यहां पर मैंने लिख दिया है ब्लैक पेन से। आपको इसी तरह से लिखना है जो भी पद्यांश होगा, और अंतिम के शब्दों को भी इस तरीके से इस साइड में आपको लिख लेना है, कुछ इस तरीके से ब्लैक पेन से। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। फिर हेडिंग क्या रहेगी, संदर्भ। बिल्कुल आसान संदर्भ है,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। बिल्कुल सेम संदर्भ रहेगा। इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं, कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो संदर्भ सेम यही रहेगा। आपको ध्यान देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, मैंने हाईलाइट किया है कि काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और में संकलित राम नरेश त्रिपाठी लेखक यानी कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है और पाठ यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यह चीज आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न, जो भी काव्य संग्रह होगा उसका नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो चलिए व्याख्या क्या हो जाएगी। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, व्याख्या हेडिंग डाली जाएगी और क्या हो जाएगी व्याख्या कि हे भारत के वीरों, मृत्यु का निर्भय होकर स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु तो जीवन यात्रा में विश्राम करने का स्थान है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु क्या है? एक विश्राम स्थल है, आराम करने की जगह है। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन मंडल। जीव जहां से फिर चलता है। राम नरेश त्रिपाठी जी बड़ी ही अच्छी बात कह रहे हैं कि मृत्यु ही वह स्थान है, मृत्यु ही वह स्थान है जहां पर जीवात्मा जीवन का नया संबल प्राप्त करती है और दूसरे जीवन का आरंभ करती है। मृत्यु ही वह स्थान है जहां पर जीवात्मा जीवन का नया संबल प्राप्त करती है और दूसरे जीवन का आरंभ करती है। और दूसरे जीवन का क्या करती है? आरंभ करती है। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। और मृत्यु क्या है? राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। क्या हो जाएगी व्याख्या कि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु एक नदी है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु एक नदी है जिसमें जीवन भर परिश्रम से थका हुआ जीव स्नान करता है, जिसमें जीवन भर परिश्रम से थका हुआ जीव स्नान करता है और फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। और क्या होता है कि पुरानी शरीर रूपी वस्त्र को इस नदी में ही प्रवाहित कर देता है और नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस पद्यांश की व्याख्या लिख देंगे। काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और क्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य? पहला बिंदु देश प्रेम की भावना का विकास और अगला बिंदु है भाषा। तो इस पद्यांश की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। और अगला बिंदु क्या है? रस। इस पद्यांश में कौन सा रस है? वीर रस है। और अगला बिंदु है छंद। तो यह जो पद्यांश है मात्रिक छंद है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 5 का के अंतर्गत। 5 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। यहां पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और तीसरा जयशंकर प्रसाद। और आपको
इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए यहां से आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि आपको ज्यादा रटना ना पड़े। यहां पर आप देख सकते हैं कैसे लिखेंगे आप। यहां पर आप देख लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 का इस तरीके से आपको डालना है। आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या या आप लिख सकते हैं उत्तर संख्या, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे। तो मैं यहां पर लिखकर बता रहा हूं प्रश्नोत्तर नंबर 5 का यहां पर आप देख सकते हैं, और 5 का यहां पर इस साइड में भी आपको लिख देना है। और इसके बाद 1 नंबर, क्योंकि मैंने पहले नंबर पर जो जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उन्हीं का लिखाने का प्रयास किया है, उन्हीं का जीवन परिचय बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आप हेडिंग क्या डालेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और हेडिंग क्या रहेगी? जीवन परिचय। क्या हो जाएगा इनका जीवन परिचय? हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। हिंदी के आलोचना सम्राट कहे जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अंतर्गत किस गांव में हुआ था? अगोना नामक गांव में हुआ था। एक चीज आपको विशेष ध्यान देनी है, आपको ब्लैक और ब्लू यानी काला पेन और नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है अपनी परीक्षा में। यहां पर मैंने रेड पेन का इस्तेमाल किया है, आपको कहीं पर भी रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। रेड पेन से आप कोई भी हेडिंग नहीं डालेंगे और ना ही कहीं पर लिखेंगे, यह बिल्कुल गलत माना जाएगा। मैंने यहां पर लिखा है इसलिए कि आपको यह चीज किस पेन से लिखनी है? ब्लैक पेन से लिखनी है। जैसे यहां पर जितना भी रेड पेन से लिखा है आपको सब कुछ ब्लैक पेन से लिखना है, और जो नीले पेन से लिखा है वो आप नीले पेन से लिखेंगे। तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्र बली शुक्ल, इनके पिता पंडित चंद्र बली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता पंडित चंद्र बली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। इसके बाद आप स्कूल में अध्यापक हो गए। हिंदी शब्द सागर, यह भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे, और यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण कार्य किया। कौन सा कार्य किया? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आप यह भी ब्लैक पेन से लिखिएगा। और जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। कितने रुपए का? 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, और इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में, कब? सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से इनका परलोकवास हो गया। आप ध्यान दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1941 ईस्वी में, और जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। पिताजी का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल। आप इसी तरह से जीवन परिचय लिख दीजिएगा, और इनकी एक रचना का नाम भी आपको लिखना है। तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, और आपको किसी एक रचना को याद कर लेना है। विचार वीथी, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको सिर्फ और सिर्फ एक रचना का नाम लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आसान लगे उसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, पूछा गया है 5 खा के अंतर्गत। 5 खा के अंतर्गत प्रश्न क्या है?
निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है और उनकी एक रचना का नाम लिखना होता है। यहाँ पर भी आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 5 खा, और 5 खा इस तरीके से आप इस साइड में भी लिख देंगे। 5 खा का तीसरा है इसलिए 3 नंबर डालकर, और तीसरा है कौन, सूरदास जी का। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है सूरदास जी, और क्या हो जाएगा सूरदास जी का जीवन परिचय। हेडिंग आपको डालना है जीवन परिचय। यहां पर आप देख सकते हैं जीवन परिचय इनका। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूरदास जी के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंतः साक्ष्य तथा किंवदंतियों के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाया गया है। डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार, डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार सूरदास जी का जन्म कब, सन 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक, जिसे अब रेणुका भी कहा जाता है, के स्थान के निकट शाही नामक ग्राम को माना जाता है। डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता, जिसे रेणुका के नाम से भी जाना जाता है, के निकट शाही नामक ग्राम को माना जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने रेड पेन से लिखा है आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और क्या हो जाएगा इनका जीवन परिचय कि ये सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे। आरंभ में ये राम भक्त थे। आरंभ में सूरदास जी भगवान राम के भक्त थे, किंतु बाद में स्वामी वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्त में लीन हो गए, और सूर ने वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से कृष्ण चरित्र का गान किया। सूर को कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदबरदाई का वंशज मानते हैं। और सूर अंधे थे, जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अब पुष्ट प्रमाणों के आधार पर उनकी जन्मांधता प्रमाणित हो चुकी है, अर्थात सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। सन 1583 ईस्वी में, कब, सन 1583 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी का जन्म कब हुआ, सन 1478 ईस्वी में डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार, और सूरदास जी की मृत्यु कब हो गई, सन 1583 ईस्वी में हो गई। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें याद करना बिल्कुल आसान है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। आपको किसी एक रचना का नाम लिखना है परीक्षा में। और आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर आपको किसी एक का, यहां पर आप देख सकते हैं 6 के अंतर्गत गद्यांश है संस्कृत का, अथवा में एक श्लोक दिया गया है। आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको यहां से कुल कितने नंबर मिलते हैं, 4 नंबर मिल जाते हैं। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द प्रश्न संख्या 6 का उत्तर से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहिए, अपने परिवारजनों का हमेशा ख्याल रखिए। जय हिंद।